डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पढ़ेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर धातु, अधातु तथा उपधातु। धातु किसे कहते हैं, अधातु उपधातु किसे कहते हैं, इसके क्या क्या गुण है, समस्त चीज़ों के बारे में हम जानकारी करेंगे, जिसे हम मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से धातु में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं धातु, अधातु और उपधातु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुएं, अर्थात धातु क्या है। धातु की कई परिभाषाएं हैं जिसमें हम एक एक करके जानेंगे कि धातुएं अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने आप को धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। माने वे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। इनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसे याद रखेंगे बच्चे, जिनके बाह्यतम कक्षा में जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं कि जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कक्ष में कितने, तीसरे कक्ष में कितने। तो इस प्रकार अगर इसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हम समझ लेंगे कि वह धातु है। नोट नंबर में इसमें लिखवाया हूँ मैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वह धातु नहीं, अधातु है। याद रखेंगे, प्रायः धातुओं के बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वह धातु नहीं है, बल्कि क्या है, अधातु है। 1 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, तो हम टिक मारेंगे अधातु है। भूपर्पटी की बात करते हैं, अर्थात पृथ्वी की जो संरचना है, इस पृथ्वी के संरचने में जो ऊपरी हिस्सा जो है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पट्टी बोलते हैं। और उसमें धातुओं के क्रम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद फेरस माने आयरन पाया जाता है, तब कैल्शियम पाया जाता है और तब सोडियम की मात्रा होती है। पृथ्वी की संरचना में हम याद रखेंगे कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाएगा। तो धातु की बात करेंगे हम तो लिखेंगे एल्यूमिनियम, और उससे कम आयरन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम। तो ये सजाने के लिए कभी कभी देता है, तो इसे तैयार रखेंगे हम लोग। सबसे हल्की धातु अगर कही जाए कौन सी है, तो हम बोलेंगे लिथियम। लिथियम का संकेत सिंबल Li, इसे याद रखते चलेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये बार बार कंपटीशन में पूछता है, इसको देखोगे, समझोगे और कहीं दिक्कत होती है तो फिर पूछ भी रहे हमसे बच्चों। तो इसमें कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम, जिसे OS से सिंबल के रूप में हम लिखते हैं। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, याद रखेंगे, लोहा से भी कठोर है प्लेटिनम, इसे हम ठीक से समझेंगे। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण या उत्प्रेरक भी कहा जाता है, तो इसे हम भूलेंगे नहीं बच्चों। ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और प्लेटिनम को और किस नाम से जानेंगे हम लोग, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं, या उत्प्रेरक भी इसे कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु कॉपर अर्थात तांबा है। अर्थात कहा जाए कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया, तो हम बोलेंगे तांबे का खोज किया। और मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा है। इसे समझेंगे कि सबसे पहले खोजा गया तत्व जो होगा, सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला जो धातु होगा वह था तांबा, और सबसे पहले माने सबसे अधिक अगर उपयोग किया जाने वाला आज के समय में अगर कोई धातु है तो वह है लोहा। द्रव धातु, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। प्रायः धातुएं कठोर होती है बच्चों, और आधातु गैस या द्रवीय अवस्था में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसमें है Hg। Hg को हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं,
इसे पारा कहते हैं, इसे ही क्विक सिल्वर या पारद के नाम से जानेंगे। तो Hg को हम पारा या पारद या क्विक सिल्वर बोलेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो हम सिल्वर को नहीं बोलेंगे, Hg को नहीं बोलेंगे, बल्कि Hg बोलेंगे। नोट में मैंने लिखवाया है इसमें कि पारा किसी अन्य धातुओं को अपने में घुलाकर अमलगम का निर्माण करती है, अतः किसी भी अमलगम में पारा अवश्य विद्यमान होता है। माने जब पारा किसी अन्य धातु को अपने में घुला लेगी तो अमलगम का निर्माण होता है, अर्थात अमलगम में जब भी रहेगा तो पारा निश्चित रूप से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाई जाती है। बच्चों इसे याद रखोगे, सामान्य तौर पे इसे हर कंपटीशन में पूछता है। जिस गोल्ड के आभूषण को हम देखते हैं, यदि उसे प्योर सोने से बना दिया जाए तो इतना कमज़ोर होता है कि वो तुरंत टूट जाएगा। तो उसको में कठोरता लाने के लिए बाहर से तांबा मिलाई जाती है कि वो कठोर हो जाए, जिसके वजह से वो गले में, नाक में, कान में वो टिका रहता है। अन्यथा सिर्फ गोल्ड से बना दिया जाता है तो काफ़ी सॉफ्ट होता है और टूटने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। शुद्ध सोना की बात किया जाए तो 24 कैरेट के सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। ये कंपटीशन में पूछता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। इसीलिए शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट के होने की वजह से जो भी आभूषण बनते हैं वो 24 कैरेट के नहीं बनते हैं। जो आभूषण बनते हैं वो 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट तक का सोना का आभूषण बन जाता है बच्चों। लेकिन अगर उसे 24 कैरेट का बना दिया जाएगा तो मिलावट उसमें कुछ भी नहीं रहेगी, शुद्ध रहेगा और वह आभूषण टूट जाएगा। इसीलिए सोना 18 कैरेट का मुख्य तौर पे फेमस होता है, 20 कैरेट, 22 कैरेट तक जाता है, लेकिन 18 कैरेट का ज़्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसमें से कि एक आभूषण में 18 कैरेट सोना है तो अन्य तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो 18 कैरेट का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, 18, चूँकि 24 कैरेट में 100% होता है, इसलिए सोने का मात्रा हो जाएगा 18/24। कुल होता है चूँकि 24 कैरेट में शुद्ध, तो 18/24 गुणे 100 करेंगे, काटेंगे तो 75% हो जाएगा, अर्थात अन्य तत्व 25%। अर्थात यदि किसी सोनार के दुकानदार ने, माने किसी सोनार ने या सोने के दुकानदार ने अगर बताया कि यह गोल्ड का जो आभूषण है वह 18 कैरेट का है, तो इसका मतलब कि उसमें 25% अशुद्धि के तौर पे कॉपर मिलाया गया है या अलग तत्व कुछ मिला दिया गया होगा, और 75% वो प्योर है, शुद्ध है। अर्थात 18 कैरेट सोने के आभूषण को यदि हम खरीद लें और उसको बेचने जाएंगे तो 10,000 की जगह हमें मात्र 7,500 रुपये मिलेंगे, 25% उसके पैसे कट के मिलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें से कि भविष्य का धातु क्या है, टाइटेनियम। इसे भी याद रखेंगे, टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं। टाइटेनियम को रणनीति धातु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन जैसे हथियार, कारतूस इत्यादि बनाने में किया जाता है, और ये भी एक मजबूत धातु होता है बच्चे। टाइटेनियम इस्पात के समान मजबूत होता है और इसका भार इस्पात के भार का 1/2 गुना होता है। अर्थात टाइटेनियम का हथियार बनाने का मुख्य कारण ये है कि एक तो इसकी जो मजबूती होती है वह इस्पात के समान होती है, परंतु इसका वेट जो होता है वह इस्पात के भार से आधा होता है। मजबूती बराबर लेकिन भार इसका कम, यही वजह है कि इसका हथियार कारतूस बनाया जाता है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में रहेगा बच्चों कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसमें मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातुओं में आती है लिथियम, Li से लिथियम, Na से सोडियम, और इसमें से इसी तरीके से लिथियम और सोडियम, उसी प्रकार इसमें से Cs, इसको भी हम रखेंगे बच्चों। मुख्य तौर पे लिथियम और सोडियम को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें से श्वेत फास्फोरस, जिसको P4 कहते हैं, को पानी में डुबा कर रखा जाता है। इसे याद रखेंगे, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर क्यों रखा जाता है, ये पूछता है बच्चों। तभी हम इसमें बता रहे हैं, ध्यान दो। कहता है कि सोडियम का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है एवं यह पानी पर
तैरते रहता है, इसीलिए सोडियम को हम किस में, तेल में रखते हैं बच्चों। और सोडियम पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसलिए सोडियम को हम पानी के साथ न रहकर उसको तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही सोडियम जो होता है उस पर हाइड्रोजन गैस से पानी में उसको डालेंगे तुरंत वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करने लगता है। नेक्स्ट है कि सोडियम बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है, माने सोडियम पानी में नहीं बल्कि किसमें ये घुलनशील होगा, तो बेंजीन में तथा ईथर में घुलनशील होता है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद एवं चमकीला होता है और सोडियम मुलायम होता है, अतः इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। प्रश्न पूछता है कि सोडियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है, तो लिखेंगे सोडियम मुलायम होता है अतः इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, ये भी याद रखेंगे हम लोग। मतलब कि एक चीज़ और है कि सोडियम को क्यों हम तेल में रखते हैं बच्चों, या फास्फोरस को पानी में डुबोकर क्यों रखेंगे, चूँकि ऊपर आने पर ही हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में, सोडियम पानी के संपर्क में आते ही यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करने लगता है और फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही यह जल जाता है, अतः इसको पानी में डुबो कर रखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से किसको हम पानी में डुबो कर रखेंगे, किसको तेल में डुबो कर रखते हैं, इस चीज़ को ठीक तरीके से याद करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसी में से कि कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि के ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3 इत्यादि अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। इसे याद रखेंगे कि कौन ऐसे यौगिक हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं, अर्थात उभयधर्मी, जिसको एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं हम लोग। तो जो उभयधर्मी होते हैं वे कौन कौन से हैं, जिंक ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। अच्छा, धातुएं अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है, ये धातु की गुण है कि धातुओं के बारे में मैंने बताया कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, धातुओं का डेंसिटी उच्च होता है, माने इनका घनत्व तो काफ़ी उच्च होता है, धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, माने अगर उसको पीटा जाए तो उससे आवाज़ निकलता है, इसलिए आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिससे उसे हथौड़ा से पीट कर चादर बनाई जाती है, माने आघात करके उसको और फैलाया भी जा सकता है। अब इसमें हमने लिखा है कि AU को हमने AG से बड़ा बताया है आघात वर्धनीयता के आधार पर, अर्थात सोना के पत्थर को अगर पीट कर अगर हम चौड़ा करें, लंबा करें, तो वह चांदी से ज़्यादा सोना फैलता है। इसलिए देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता माने किसको पीट कर ज़्यादा लंबा चौड़ा किया जा सकता है। अगर 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी अगर ले लिया जाए तो 1 ग्राम सोने को जो पीट कर बनाएंगे, फैलाएंगे, वह 1 ग्राम चांदी से ज़्यादा फैलेगा, अर्थात उसकी आघात वर्धनीयता ज़्यादा होती है। धातु में तन्य होती है, माने डक्टाइल होती है, माने इसको जैसे AU जो होता है AG से ज़्यादा ये तन्य, माने तानेंगे तो उसकी लंबाई उतनी ज़्यादा उतनी बढ़ती चली जाएगी, माने उसको तानेंगे क्या, पीट के लंबा करेंगे। तो तन्यता धातुओं का वह गुण है जिससे उसे खींच कर लंबी तार बनाई जा सकती है, माने 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी के को अगर तार के रूप में अगर खींचा जाए तो सबसे ज़्यादा तार सोने का बनेगा। यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा को छोड़कर, सीसा धातु है फिर भी वह विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। इस तरीके से धातुएं जो होती है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती है, धातुएं समझो तन्य होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुओं का डेंसिटी उच्च होता है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाएंगे, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाएंगे। ये सभी गुण धातुओं का होता है। अर्थात अगर हम मेटल्स की बात करें, जिसे हम मेटल मतलब धातु, तो इस मेटल के शॉर्ट फॉर्म से ही हम पता चल जाएगा इसके समस्त गुण। पहला M फॉर मेलिएबिलिटी, मतलब आघात वर्धनीय होते हैं। E से होता है इलास्टिसिटी, अर्थात ये लचीलापन इसमें होता है।
टी से होता है टेंसाइल, माने ये तानने योग्य होते हैं। ए से होता है एलॉय, इनका मिश्र धातु बनता है। एल से होता है लस्चर, अर्थात इसमें चमक होती है। और एस से होता है स्ट्रेंथ, माने इसमें मजबूती होती है। अब धातुओं की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। के से होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, निकेल, इसी तरीके से इसमें एसएन करके इसमें आ जाता है। फिर इसमें देख लेंगे हम हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, एचजी है, एजी है और एयू है। तो सबसे कम क्रियाशील होता है वह गोल्ड होता है, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है वह पोटेशियम होता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता को भी हम याद कर लेंगे बच्चों। इस तरीके से हमारा धातु समाप्त हुआ, धातुओं का गुण समाप्त हुआ, धातुओं की विशेषताएं समाप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे अधातु। तो धातु से संबंधित अब भी कोई दिक्कत हो बच्चों तो तुम हमसे पूछोगे, नंबर तुम्हारे पास में है। और अगले क्लास के लिए तैयार हो जाओ जिसमें हम पढ़ेंगे अधातु।